नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। इज़राइल का एक शहर है रामल्ला। वहाँ की सड़कों पर घूमते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार फ्रीडमैन 3 फिलिस्तीनी युवाओं के साथ बातचीत कर रहे हैं, जो कि एक तरह से चरमपंथी हैं। बात ये हो रही है कि किस तरह से इज़राइल और अ, अरब के बीच जो विवाद चल रहा है वो हल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ये प्रक्रिया चली रही थी तब तक एक चाय की दुकान पे वो पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जब वो पेमेंट करना होता है तो वो जो युवा फिलिस्तीनी है वो अपना जब पर्स निकालता है, जिसका नाम मोहम्मद मैतेव है, वो पर्स निकालता है तो उसमें अयातुल्ला खुमैनी की तस्वीर दिखाई देती है। फ्रीडमैन पूछते हैं ये तस्वीर किसकी है। उसने कहा ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ और मैं हमेशा तैयार हूँ कि किसी भी समय मैं अपनी जान को निछावर कर दूँ। अचानक फ्रीडमैन का ध्यान जाता है दूसरी तस्वीर में। उसी पर्स में दूसरी तरफ एक लड़की की फ़ोटो लगी हुई है। फ्रीडमैन पूछते हैं ये तस्वीर किसकी है। वो कहता है ये मेरी प्रेमिका की तस्वीर है जिससे मेरी जल्दी ही शादी होने वाली है। और ऐसा कहते हुए थोड़ा शर्माता है। फ्रीडमैन कहते हैं कैसा गजब का संयोग है, एक ही पर्स में दो चीज़ें एक साथ हैं। एक के लिए वो कभी भी जान देने के लिए तैयार है, दूसरी ओर वह दूसरे के लिए एक नए सपने को जीना चाहता है। ये एक छोटा सा उदाहरण है उस त्रासदी का जिसे अरब और इज़राइल लगातार महसूस कर रहे हैं। और वहाँ के जो नौजवान हैं, जो फिलिस्तीनी हैं, जो यहूदी हैं, वो निरंतर उस संघर्ष में फंसे हुए हैं। और ये जो पूरी कहानी है, अरब अभी जो विवाद चल रहा है, मुख्यतः ये इज़राइल और ईरान का युद्ध हमारे सामने है, जिस पर आज हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं क्लास में। लेकिन मुख्यतः अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है वह अतार्किक आकांक्षाओं, अतार्किक अभिलाषाओं की त्रासदी को दर्शाता है। एक तरफ इज़राइल है जिसका कि मूल लक्ष्य ये है कि पूरा, चाहे गाजा पट्टी हो चाहे पश्चिम किनारा हो, वह उसके पूरे कंट्रोल में आ जाए और अस्तित्व सिर्फ एक यहूदी राष्ट्र का रहे हमारे सामने। और उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है इस समय ईरान का परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल, जो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी तरफ ईरान जैसा देश है जो ये कहता है कि इज़राइल का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। इसके पहले जो ईरान के राष्ट्रपति थे वो कहा करते थे कि इज़राइल तो दुनिया के नक्शे पर ही नहीं होना चाहिए। इस तरह से दो देशों की ये जो आकांक्षाएं हैं, जिसको हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने लेख में ही कहा था कि यह अकल्पनीय मिशन जिस पर कि अलग अलग देश निकल चुके हैं, उसका कोई अंत नहीं है। और इस त्रासदी को झेल कौन रहा है? वहाँ के अलग अलग नागरिक। तो ये जो पूरा मुद्दा है जो इज़राइल और ईरान के युद्ध के तौर पे हमारे सामने आया है, वह इन दोनों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है और जिसका अंत फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। आज के लेक्चर में हम लोग संक्षेप में इन दोनों मुद्दों को समझेंगे और फिर ये देखेंगे कि अमेरिका किस तरह से इसमें अपनी भूमिका निभा रहा है। और साथ में ये भी हम लोग देख सकते हैं, समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे इस पश्चिम एशिया में शांति स्थापित हो सकती है या शांति स्थापित होने में के लिए किस तरह की संभावनाओं को मूर्त रूप दिया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें अगर ये हमारे सामने जो मैप है, इस पर हम लोगों ने एक अलग से वीडियो लेक्चर पे हम लोग बातचीत करेंगे, जिसमें हम लोग इस मुद्दे को लेंगे कि इज़राइल और फिलिस्तीन की समस्या क्या है। आज हम लोग का जो मुख्य टॉपिक चल रहा है वो है ईरान और इज़राइल संघर्ष। हम यहाँ देख सकते हैं ये छोटा सा जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये इज़राइल है और यहाँ पर ईरान है। इन दोनों के बीच संघर्ष चल रहा है और हाल ही में
युद्ध विराम हुआ है, सीज फायर हुआ है, और मुझे लगता है कि ये सीज फायर ने इन ईरान और इजरायली नहीं, अमेरिका की प्रतिष्ठा को भी बचा लिया है। देखें, जैसा कहा, इजराइल का के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है उसके अस्तित्व का सवाल ये है कि ये जो अब बगल में देखिए सीरिया है, इराक है, सऊदी अरब है, यहाँ पर जॉर्डन भी है, और इधर इजिप्ट अपना रोल अदा कर रहा है, इधर सीरिया है, तुर्की है। इस तरह से अलग अलग अरब राष्ट्र, विशेषकर मुस्लिम राष्ट्रों से फिलिस्तीन का जो क्षेत्र है, जो कि यरूशलेम के साथ लगता हुआ बना हुआ है, दो जगह पर है, एक है गाजा पट्टी और दूसरा पश्चिम किनारा। ये पूरा युद्ध का सेंटर बनाता है, और अभी तक 4 अरब इजराइल युद्ध हो चुके हैं। अरब इजराइल युद्ध का तात्पर्य यह है कि जब अरब के सभी देशों ने मिलकर इजराइल के साथ युद्ध किया और 4 युद्धों का कोई परिणाम नहीं निकला। बाद में कैंप डेविड वार्ता के बाद दोनों में, अरब और इजराइल में, एक शांति प्रस्ताव स्थापित हुआ, और धीरे धीरे छोटी लड़ाइयों को देखा जाए वो चलते हुए अब यहाँ पर लंबे समय तक यहाँ शांति रही है। लेकिन मामला कहाँ बदलता है? एक तो बहुत बड़ा परिवर्तन होता है 1979 में, जब ईरान में एक तरह से इस्लामिक सरकार स्थापित होती है। और यह जो ईरान में सरकार आती है वो धार्मिक रूप से कट्टर है, और दूसरी तरफ वो धार्मिक इस्लामिक सिद्धांतों को लागू करना चाहती है। और जैसा होता ही है, इसकी विशेषता के तौर पर आ गया तानाशाही आती है, जिसका स्वरूप धार्मिक हो जाता है। और ये जो तानाशाही और धार्मिक स्वरूप के साथ आती है, इसमें जाहिर सी बात है महिला और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का इसमें हनन होता है। जो भी हो, लेकिन 1979 में एक सरकार यहाँ पर स्थापित हो जाती है। ऐसा नहीं है कि धार्मिक तानाशाही की सरकार में ईरान ने तरक्की नहीं की। ईरान इसमें लगातार तरक्की करता रहा, और आर्थिक क्षेत्र में तरक्की इसकी हुई है, साथ में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तरक्की हुई, और धीरे धीरे ईरान की तरक्की बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर परमाणु कार्यक्रम तक पहुंच जाती है। तो ये जो 1979 के बाद ईरान का उदय होता है, वो एक तरह से ये पूरे अरब समुदाय में या पश्चिम एशिया में एक बड़ी ताकत बनकर उभरता है। इसके पहले, इसके साथ साथ जो पैरेलल इराक और सद्दाम हुसैन का जो दौर आता है, वो दौर आने के बाद जो हम लोगों ने खाड़ी युद्ध में देखा, और एक तरह से सत्ता परिवर्तन भी होता है। सद्दाम हुसैन हटते हैं, हटने के बाद वहाँ पर अमेरिका समर्थित सरकार आती है, लेकिन ये माना जाता है इराक में स्थायी शांति इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि बगल में ईरान ऐसा नहीं चाहता था। अपने इन कामों के आधार पर ईरान ने एक साथ 2 चीज़ें करने शुरू की। एक, पहला, उसने अपने को पूरा पश्चिम एशिया, या कहें कि धार्मिक रूप से अपने को नेतृत्वकर्ता की स्थिति में वो लाने लगा, और साथ में उसने इजराइल को मुद्दा बनाकर धार्मिक आधार पर अपने को और मजबूत बनाने के लिए प्रॉक्सी वार शुरू किया। इस प्रॉक्सी वार का आधार अब हम लोग यहाँ देखते हैं यमन होती है। अब देखिए, यहाँ से यमन पहुंचे, फिर सीरिया में अपनी समर्थित सरकार को बैठाना, यहाँ पर आए, और बहुत दिनों तक ईरान पूरी तरह से हस्तक्षेप करता रहा है सीरिया के राजनीतिक गतिविधियों में। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि लेबनान में हिजबुल्ला, ये लेबनान है, और यहाँ पर हिजबुल्ला को पूरी उसने मदद किया, और यहाँ पर कह सकते हैं कि फिलिस्तीन में हमास। इस तरह इसने हमास, हुती और हिजबुल्ला के आधार पर इनको मदद देकर एक तरह से पूरे पश्चिम एशिया में अपने वर्चस्व को धीरे धीरे उसने स्थापित शुरू किया। और एक तरह से ईरान की जो अपनी जो नीतियां थी, जैसा मैंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ने कहा था कि इजराइल को नक्शे से मिट जाना चाहिए, और इसी तक के लिए ईरान अपना प्रयास करने लगा, और ये प्रयास लगातार ईरान विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से कर रहा था।
दूसरी ओर इज़राइल का अस्तित्व ही ऐसे देशों के बीच, अगर इज़राइल देश है जो उसके अस्तित्व को ही नकार रहे हैं, तो इसके लिए पहला कार्यक्रम यही हो जाता है कि अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। और इसे अमेरिका का पूरा समर्थन है। और इस समर्थन के बावजूद अगर इज़राइल की तरफ देखा जाए तो इज़राइल को ईरान से दो चीज़ों में दिक्कत है। पहली दिक्कत इज़राइल को ये है कि यदि इन्होंने अपना परमाणु कार्यक्रम बढ़ा लिया और परमाणु बम बना लिया तो सबसे बड़ा संकट इज़राइल के लिए खड़ा हो सकता है, क्योंकि बाकी चीज़ों से तो आप संघर्ष कर सकते हो, लेकिन ईरान जैसे देश के पास जहाँ पे तानाशाही है, जहाँ धार्मिक कट्टरता है, अगर वहाँ पर परमाणु बम आपके हाथ में आ गया तो जाहिर सी बात है इज़राइल के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए यह संकट की स्थिति हो सकती है। इसलिए अब कहता कि मरने मारने की जो स्थिति थी इज़राइल का, इनका परमाणु कार्यक्रम खटकता रहा है। और दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये ईरान से यहाँ फिलिस्तीन के क्षेत्र ही नहीं पूरे इज़राइल के क्षेत्र को कवर करती है। तो ये दो खतरे इनके सामने हैं और इन्हीं दो खतरों को लेकर इज़राइल की आक्रामकता बनी रहती है। 2023 अक्टूबर के महीने में जब हमास ने एक खुल के इज़राइल के खिलाफ मोर्चा खोला था तो इज़राइल को, विशेषकर फिलिस्तीन के लड़ाकों को, विशेषकर हमास कह सकते हैं कि हमास को ये पूरी उम्मीद थी कि सीधे ईरान इस जंग में कूदेगा, लेकिन वैश्विक रणनीतियों को देखते हुए ऐसा नहीं हो पाया और ये धीरे धीरे ये 2 साल होते होते ये युद्ध अभी भी कमोवेश चल रहा है। इस बीच अमेरिका, जो राष्ट्रपति ट्रंप, जैसा कि मजाक ही चल रहा है कि वह शांति वार्ता के अगुवा होना चाहते हैं। ट्रंप ये चाहते हैं कि दुनिया उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दे। इसी दौर में नया शुरू होता है। ट्रंप की जो महत्वाकांक्षा है शांति की, अब वह उन्हें ईरान से बात करने के लिए निकट लाती है और ऐसा माहौल बना स्टॉकहोम में कि ईरान अब बात करेगा अमेरिका के साथ। अमेरिका और ईरान एक टेबल पे बैठेंगे और जो इनका जो परमाणु कार्यक्रम चल रहा है उसके साथ समझौता होगा। और ओबामा के पहले भी ईरान और अमेरिका में समझौते हुए थे परमाणु कार्यक्रम को लेकर। अब इज़राइल की चिंता ये बढ़ गई कि इस समझौते में ऐसा ना हो कि ईरान को कुछ समय मिल जाए और ईरान के पास इतना समय मिल जाए कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को, यूरेनियम संवर्धन को बहुत आगे तक ले जाए और ये समझौता या जो वार्ता ईरान और अमेरिका के बीच होती, इससे पहले ही इज़राइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक कर दिया। और जैसा मैंने कहा था कि इनकी आकांक्षा परमाणु जो सेंटर हैं या परमाणु कार्यक्रम को रोकने की थी। और इस अटैक के बाद ये जरूरी था कि ईरान भी जवाब देता। ईरान ने भी उसी तरह का जवाब देना शुरू किया। अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर ट्रंप की एंट्री कैसे होती है। तो जाहिर सी बात है कि जब इज़राइल ने युद्ध शुरू किया ही है और ईरान के इन परमाणु कार्यक्रमों को वो रोकना चाह रहा है, तो ट्रंप, अमेरिका को लग गया कि अब शांति वार्ता की संभावना नहीं है। और अमेरिका भी पूरी दुनिया में जिस शांति की तलाश करता है या अमेरिका चाहता है कि पश्चिम एशिया में शांति बनी रहे, उसमें सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ा जो खतरा है वो परमाणु बम है। और ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का मुख्य एजेंडा है कि कोई भी देश, खासकर ईरान, परमाणु बम का निर्माण न कर पाए। और 2 दिन धैर्य के बाद अब अमेरिका के लिए आवश्यक हो गया था कि ये जो परमाणु कार्यक्रम चल रहा है, समझौता हो पाए ना हो पाए, उसने ईरान के 3 जगह के जो परमाणु संयंत्र थे वहाँ पर बमबारी कर दी और इस तरह अमेरिका की एंट्री यहाँ पर हो जाती है। अब तीसरा पार्ट आ गया अमेरिका। और जाहिर सी बात है इस अटैक को नेतान्याहू ने उनका समर्थन दिया, नेतान्याहू ने साहसपूर्ण कदम बताया। लेकिन अब अमेरिका के लिए भी यह एक तरह से जंजाल था। कारण यह था कि शुरू में ट्रंप ये कह रहे थे खामनेई सत्ता परिवर्तन हो। उन्होंने बड़बोलेपन में ये भी कहा अभी हम खामनेई को नहीं मार रहे हैं,
ये भी एक तरह से खुली धमकी थी ईरान के लिए। इतना कहने के बाद अब ये चुनौती थी कि अमेरिका इस युद्ध को कैसे आगे बढ़ाता है, और अमेरिका का लक्ष्य सीमित था। अमेरिका ने इराक का अनुभव देख लिया था, अफगानिस्तान का अनुभव देख रखा है। सत्ता परिवर्तन करने के लिए ईरान में 2 टारगेट थे अमेरिका के, एक तो ये परमाणु कार्यक्रम को रोकना था, दूसरा सत्ता परिवर्तन। और हम सबको पता है, अमेरिका इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि सत्ता परिवर्तन तभी होगा जब सेना जो है वो जमीन पर उतरे। अभी पूरी लड़ाई चाहे इजराइल ईरान के बीच हो, अमेरिका के बीच हो, ये हवाई हमलों तक सीमित है। जब तक अमेरिकन सैनिक ईरान में कदम नहीं रखेंगे या फिर बहुत बड़े स्तर पर आप राजनीतिक उठापटक नहीं करते हो, तब तक सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता था। इसका मतलब है कि अमेरिका के पैर इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। दूसरी ओर ईरान के लिए भी अब एक नई समस्या आ गई कि अपनी प्रतिष्ठा कैसे बचाई जाए। इसके लिए कतर में प्रयास शुरू हुआ, कतर की मध्यस्थता में। बदले में ईरान ने जो कतर में स्थित जो अमेरिकी बेस था वहाँ पर कुछ मिसाइलें दागी और ये घोषित किया कि इन्होंने अपना बदला ले लिया है। इस तरह ईरान के लिए सुरक्षित हो गया कि उनको ये भी हो गया कि हमने अपना बदला ले लिया है, और युद्ध सीज फायर के तौर पे पहुंच आ गया। और यहाँ पर इजराइल के लिए भी इजराइल के लक्ष्य दोनों पूरे हुए हैं। ये लक्ष्य पूरा हो गया। पहला लक्ष्य इजराइल का क्या पूरा हुआ कि उसने परमाणु ठिकानों पर हमला करके कम से कम 15-20 सालों के लिए ईरान को पीछे कर दिया है। और वो जो खतरा, जैसा कि इजराइल के पास अपनी खुफिया रिपोर्ट थी कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत निकट पहुंच गया है, वो खतरा कुछ समय के लिए टल गया और इजराइल का लक्ष्य पूरा हुआ। इस तरह तीनों देशों की प्रतिष्ठा इसी में थी कि इस युद्ध में सीज फायर हो जाए। और जैसा अभी मेरा एक लेक्चर रविवार को था, और जब मैं 5 बजे मेरा लेक्चर होना था विद्यापीठ में, तो उस लेक्चर से पहले दोपहर में खबर आ गई थी कि अमेरिका भी जंग में कूद गया है और उसने परमाणु ठिकानों पे हमला कर दिया है। उस दिन के लेक्चर में भी मैंने ये बताया था कि ये सीज फायर होना ही होना है, क्योंकि इस अटैक के बाद अगला कदम अमेरिका को भी समझ में नहीं आने वाला है। और इस तरह से पश्चिम एशिया दोबारा कुछ समय के लिए सीज फायर में है। तीनों देश अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने जो है विजय हासिल की है। और तीनों देशों के विशेषकर नुकसान में तो ईरान इस तरह से है क्योंकि उसके पूरा जो परमाणु ठिकाने हैं वो नष्ट हो गए हैं। लेकिन ईरान इस बात में भी संतोष कर सकता है कि खामनेई का सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है, और उसने बाद में जो अमेरिकी बेस पे जो मिसाइलें छोड़ी हैं उसका जवाब में अमेरिका ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। इस तरह से इस पश्चिम एशिया में एक तरह से शांति कुछ समय के लिए बनी है, लेकिन ये शांति बहुत दिनों तक नहीं रहने वाली है। क्यों? क्योंकि ईरान की जो अतार्किक अभिलाषा है कि हम इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे, और शायद ऐसे ही आकांक्षाओं की वजह से वो इस्लामिक देश का नेतृत्व करना चाहता है, वो असंभव है। दूसरी तरफ जो इजराइल है वह पूरे गाजा पट्टी और पश्चिम जो किनारा है इसमें जो फिलिस्तीन आबादी है उसके वजूद को अस्वीकार करते हुए पूरा एक राष्ट्र बनाना चाहता है। वह भी अतार्किक आकांक्षाएं हैं। क्यों? क्योंकि जब तक द्वि राष्ट्र नहीं बने, जब तक फिलिस्तीनियों को स्वायत्तता वहां नहीं दी जाएगी, तब तक वो शांति ना तो विश्व के लिए संभव है, वो खुद इजराइल यहूदियों के हित में नहीं है और अमेरिका के हित में भी नहीं आती है। इस तरह देखा जाए तो पूरे पश्चिम एशिया में शांति का आधार जो अब अमेरिका और अन्य देशों को करना होगा, एक तो ईरान को परमाणु कार्यक्रम से पूरी तरह से रोकना होगा, और दूसरा इजराइल को जो द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर कि हमास आधारित जो फिलिस्तीन है उसके अस्तित्व को स्वीकार करे और स्वतंत्र इजराइल राष्ट्र के तौर पर वो विकसित हो। इसी दिशा में अगर प्रयास होते हैं, इस पे अमेरिका सहमत होता है, तो दूरगामी शांति स्थापित हो सकती है। अन्यथा कुछ समय के बाद
हम पुनः पश्चिम एशिया को खून खराबे की स्थिति में देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यह जो युद्ध है अचानक शुरू हुआ था। चर्चा एकदम स्पष्ट थी कि ईरान हो चाहे हमास हो, एक समय ऐसा आ रहा था इजराइल खुद इस पश्चिमी एशिया में लोगों के साथ अपने संबंध को बेहतर करने का प्रयास कर रहा था। सऊदी अरब के साथ वार्ता चल रही थी और ईरान को इस बात का खतरा महसूस हो गया था कि ऐसा तो नहीं है शांति वार्ताओं के आधार पर इजराइल, सऊदी अरब, मिस्र इन देशों के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आ जाए जिससे कि उसके खिलाफ एक्शन लेना कठिन हो जाए। ये भी ईरान की ज़रूरत थी, हड़बड़ाहट थी युद्ध शुरू करने की, और इजराइल की हड़बड़ाहट ये थी कि कहीं अमेरिका के साथ ईरान का समझौता हुआ तो परमाणु कार्यक्रम के लिए कुछ समय मिल जाएगा और ये युद्ध हमारे सामने आ जाता है। और ये युद्ध लंबी शांति तभी हो सकती है जब इजराइल पश्चिमी जो अरब राष्ट्र हैं उनके साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तारतम्यता में आ जाएगा तो थोड़ी शांति की उम्मीद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मामला सिर्फ ठीक यही मिलती जुलती स्थिति हम लोग थोड़ा सा इस पर अलग से हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखें यूक्रेन, रशिया, यहाँ भी कुछ ऐसा ही चल रहा है जिसको कि हम लोग यहाँ समझ सकते। ये यूक्रेन पश्चिमी खेमे में जाना चाहता है और पूरा झगड़ा इसीलिए शुरू हो गया कि रशिया ने यूक्रेन को पश्चिमी खेमे जाने से रोक लिया। जैसा कि वहाँ पर हमास और ईरान के प्रयास से जो शांतिपूर्ण वार्ताएं आगे बढ़ रही थी उससे इजराइल और अन्य देशों की वार्ताएं टूट गई। यहाँ भी लगभग इसी तरह की स्थिति पैदा हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यदि इजराइल और ईरान इतने बड़े स्तर पर युद्ध हो रहा था या आगे आशंका है तो उसमें दो देशों की, चाइना और रूस की क्या स्थिति? चाइना ईरान से अगर देखा जाए कि यहाँ देखिए, अगर हम चाइना को देखेंगे और चाइना के बगल में अगर हम यहाँ ईरान देखेंगे तो यहाँ से चीन ईरान से सबसे बड़ा तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत भारी मात्रा में तेल आयात करता है। तो यहाँ से जो बड़ा तेल आयातक है ये, यहाँ से जो पैसा आ रहा है वो ईरान को मजबूत करता है। लेकिन चीन को भी पता है कि अगर ईरान ज़्यादा मजबूत होता है तो उसके यहाँ जो धर्म आधारित इस्लामिक आतंकवाद है उसके पनपने की आशंका बढ़ जाएगी। इसलिए एक निश्चित सीमा तक चीन ईरान का साथ देता है। और इधर रसिया के मामले में भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सर की ईरान ने रशिया युद्ध में बहुत सहायता की थी। रशिया वो जो ईरान के ड्रोन है रशिया के काम आए थे, लेकिन इनकी भी अपनी लिमिटेशन है रशिया की। इसलिए आपने देखा होगा कि ईरान और इजराइल युद्ध में ये दो देशों ने कोई बहुत आक्रामक भूमिका नहीं निभाई है। और अगर आज जिस तरह से अरब देशों के समूह में इजराइल उस गुट में शामिल होता है, तारतम्यता बनती है, तब हम स्थायी शांति का भरोसा कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर अगर यूक्रेन को अमेरिका खुल के सहायता दे और किसी तरह यूक्रेन को पश्चिमी खेमे में आने की स्थिति बन जाती है, तब शायद रसिया के जो आक्रामक तेवर हैं उनको थोड़ा सा कमज़ोर किया जा सकता है और लंबी शांति की ओर हम लोग बढ़ सकते हैं। बहरहाल पूरा विश्व इन दो मुख्य युद्धों में फंसा हुआ है और दोनों युद्धों में अमेरिका की भूमिका निर्णायक बनी हुई है। और आने वाले समय में हमें लगता है कि अभी बहुत समय तक शांति बनी रहेगी, लेकिन इसका स्थायी समाधान तभी संभव है जब ईरान अपनी इस आकांक्षा का परित्याग कर दे और कि इजराइल को नक्शे से मिटना चाहिए, और दूसरी ओर इजराइल अपने साथ साथ अरब के जो प्रजाति के जो फिलिस्तीन हैं उनको भी स्वीकार करना शुरू कर सकते हैं। और युद्ध के शुरू में ही खामनेई की सत्ता देर सवेर परिवर्तित होनी ही है। क्यों? कि जहाँ पर महिलाओं को पूरी तरह से अधिकार नहीं होंगे, तानाशाही होगी
और अगर जनता परेशान हो जाएगी तो सत्ता परिवर्तन होना अपने आप में स्वाभाविक है। इस बात को ईरानी नेतृत्व भी समझता है, इसलिए बदले की भावना, जिसे उन्होंने कहा था कि युद्ध हम खत्म करेंगे ईरान का था, उससे उनको पीछे हटना पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि जनता में इस बात का विद्रोह शुरू हो जाए और सत्ता परिवर्तन की ओर आगे बढ़ जाए। तो यह एक तरह से आज ईरान और इजराइल युद्ध को लिया। किसी अगले लेक्चर में हम लोग विस्तार से गाजा पट्टी, पश्चिम किनारा, अरब इजराइल युद्ध को विस्तार से देखेंगे। धन्यवाद।